हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं जल के रासायनिक गुण के बारे में। जल के रासायनिक गुण। जल अनेक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करता है। जल जो है अनेक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करता है। कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला, उभयधर्मी प्रकृति। जल जो है अम्ल तथा क्षार दोनों रूपों में व्यवहार करता है, अतः यह उभयधर्मी है। जल जो है अम्ल की तरह भी कार्य करता है, जल जो है क्षार की तरह भी कार्य करता है, अर्थात जल जो है दोनों रूपों में कार्य करता है। यह एक उभयधर्मी है। ब्रांस्टेड अवधारणा के संदर्भ में जल अमोनिया के साथ अम्ल के रूप में व्यवहार करता है, जबकि H2S के साथ क्षार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उभयधर्मी प्रकृति होती है जल के अंदर। जल अम्ल और क्षार दोनों रूपों में व्यवहार करता है, यह उभयधर्मी है। ब्रांस्टेड अवधारणा के संदर्भ में जल NH3 के साथ अम्ल के रूप में, जबकि H2S के साथ क्षार के रूप में कार्य करता है। देखें यहाँ पर समीकरण के माध्यम से आप देख रहे हैं, यह जल है H2O अमोनिया के साथ यह अम्ल के रूप में काम करेगा। अमोनिया के साथ यह अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन बनेगा। ठीक है, यह जल जो है H+ आयन देगा। H+ आयन देगा, उस H+ आयन को यह NH3 एक्सेप्ट करेगा, जिससे NH4+ बन जाएगा। अर्थात यह जो है अम्ल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखें H2O जो है H2O के साथ क्षार की तरह काम करेगा। ठीक है, यह क्षार की तरह काम किया है और इस तरह से जल जो है अम्ल की तरह और क्षार की तरह दोनों की तरह कार्य करता है। जल के स्वतः प्रोटो अपघटन अर्थात स्वतः आयनन को निम्नलिखित रूप से आप दिखा सकते हैं। जल और जल आपस में इसका प्रोटो अपघटन हो सकता है, जिससे H3O+ और OH- बनेंगे। H2O लिक्विड अम्ल 1, H2O लिक्विड क्षार 2, H3O+ एक्वस अम्ल 2, OH- क्षार 1। यह अम्ल है, यह क्षार है। यह अम्ल का संयुग्मी अम्ल होगा, यह क्षार का संयुग्मी क्षार होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका उभयधर्मी प्रकृति के बारे में। दूसरा जो गुण है वह है जल की अपोपचन अभिक्रिया के बारे में, जल के रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। उच्च विद्युतधनीय धातुओं द्वारा जल आसानी से डाइहाइड्रोजन में अपचयित हो जाता है। उच्च विद्युतधनीय धातुओं के द्वारा जल जो है आसानी से H2 में अपचयित हो जाता है। H2O लिक्विड प्लस सोडियम सॉलिड। यह सोडियम जो है उच्च विद्युतधनीय धातु है और यह जल को आसानी से अपचयित कर देगा, जिससे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, डाइहाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि उच्च विद्युतधनीय धातुओं के साथ जल जो है आसानी से अपचयित होकर डाइहाइड्रोजन दे रहा है। अतः यह अभिक्रिया हाइड्रोजन के प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोगी है। यह अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन के प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोगी है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल जो है टूट जाता है, जल ऑक्सीकृत हो जाता है ऑक्सीजन के रूप में। 6CO2 + 12H2O टूटेगा, C6H12O 6 बनेगा और 6H2O + 6O2 बनेगा। यह जो 6 ऑक्सीजन निकला है यह H2O के टूटने से निकला है, जल के टूटने से निकला है। ठीक है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है। यह जो ऑक्सीजन है वह H2O के विखंडन से उत्पन्न हुआ ऑक्सीजन है। फ्लोरीन द्वारा भी H2O का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण होता है। फ्लोरीन के द्वारा भी H2O का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण होता है। 2F2 गैस + 2H2 एक्वस 4H+ एक्वस 4F- एक्वस O2 गैस। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जल
की रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। उच्च विद्युत धनी धातुओं के द्वारा जल आसानी से डाइहाइड्रोजन में अपचयित हो जाता है। प्रकाश संसरण की प्रक्रिया में जल ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है। फ्लोरीन द्वारा भी H2O का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण होता है। तीसरा जो गुण है वह है जल अपघटन अभिक्रिया के बारे में। जल अपघटन अभिक्रिया के बारे में, जल का परावैद्युतांक उच्च होने के कारण इसमें प्रबल जल योजन गुण पाया जाता है। जल का परावैद्युतांक जो होता है वह उच्च होता है, जिसके कारण इसमें प्रबल जल योजन गुण पाया जाता है। यह अनेक आयनिक यौगिकों को घोलने में सक्षम होता है। यह अनेक आयनिक यौगिकों को घोलने में सक्षम होता है, जिसके फलस्वरूप कुछ आयनिक तथा सहसंयोगियों को जल अपघटन हो जाता है। जिसके फलस्वरूप कुछ आयनिक तथा सहसंयोगी यौगिकों का जल अपघटन हो जाता है। ठीक है, तो जल का परावैद्युतांक उच्च होने के कारण इसमें प्रबल जल योजन गुण पाया जाता है। यह अनेक आयनिक यौगिकों को घोलने में सक्षम है, फलस्वरूप कुछ आयनिक तथा सहसंयोगी यौगिकों का जल अपघटन हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फास्फोरस ऑक्साइड है, जल के माध्यम से यह फास्फोरिक अम्ल में बदल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन क्लोराइड है जो जल के माध्यम से सिलिकॉन डाइऑक्साइड और Cl में बदल जा रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन है जो जल के माध्यम से अमोनिया और हाइड्रोक्साइड में बदल जा रहा है। तो इस तरह से जल अपघटन अभिक्रिया के 3 उदाहरण आपने देखा, जो जल का परावैद्युतांक उच्च होने के कारण इसमें प्रबल जल योजन के गुण को शो करता है। अगला जो है हाइड्रेटेड विरचन के बारे में, तो ध्यान से देखें। हाइड्रेटेड विरचन, जलीय विलयन में अनेक लवण जल योजित लवण के रूप में क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं। जलीय विलयन में अनेक लवण जो हैं जल योजित लवण के रूप में क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं। जल का संगुणन विभिन्न प्रकार से होता है। जैसे नंबर 1 उप सहसंयोजित जल, उदाहरण के रूप में आप देखें CrH2O6 3+ 3Cl-। यहाँ पे जल जो है उप संयोजित जल के रूप में है, उप संयोजन यौगिक के रूप में H2O है। अंतराकाशीय रूप में जल आप देख सकते हैं BaCl2.2H2O। इसमें यह 2H2O अंतराकाशीय स्थान में रहेगा, अर्थात यह अंतराकाशीय जल के रूप में है। हाइड्रोजन आबंधी जल, इसमें आप देख रहे हैं CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O में CuH2O4 2+ SO4 2- H2O। इसमें जो है जल जो है वो हाइड्रोजन आबंधी जल के रूप में है। ठीक है, तो यह सारे जो तीनों आप पढ़े हैं ये हाइड्रेटेड विरचन है, अर्थात जलीय विलयन में अनेक लवण जो हैं जल योजित लवण के रूप में क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं। जल का संगुणन जो है विभिन्न प्रकार से होता है, जैसे कि उप सहसंयोजित जल के रूप में, अंतराकाशीय जल के रूप में और हाइड्रोजन आबंधी जल के रूप में। आगे देखें, एक क्वेश्चन है CuSO4 5H2O में कितने जल अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित हैं? केवल जल का एक अणु जो बड़े कोष्ठक के बाहर सहसंयोजन क्षेत्र है हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित है। शेष 4 जल अणु जो हैं उप सहसंयोजित हैं। ठीक है, CuSO4 5H2O में इसकी बात की जा रही है। CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, इसमें 4 जो जल के अणु हैं वे कोष्ठक के अंदर हैं, एक जल का अणु जो है बाहर है। ठीक है, तो केवल जल का एक अणु जो बड़े कोष्ठक से बाहर है, सहसंयोजन क्षेत्र से बाहर है, हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित होता है। जल के शेष 4 अणु उप सहसंयोजित होते हैं। क्वेश्चंस, थैंक यू।